रमा जी अपने बेटे के ऑफिस के बाहर बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। उनकी सूनी आंखें बस दरवाजे की तरफ निहारे जा रही थी। जब एक जगह बैठे बैठे उनके घुटने जवाब देने लगे तो वहां के चपरासी ने तरस खाकर उन्हें अपनी कुर्सी देते हुए कहा, ये लीजिए अम्मा जी, इस कुर्सी पर बैठ जाइए। ऐसे कब तक नीचे बैठी रहोगी? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, रमा जी ने भरी आंखें लिए उसको आशीर्वाद देते हुए कहा और कुर्सी पर बैठ गई कि तभी कुछ ही देर के बाद अपने बेटे को गाड़ी से उतरता देखकर रमा जी अचानक से दौड़कर अपने बेटे के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ को ऐसे कपड़ों में सबके सामने गले लगता देखकर उनका बेटा राकेश खुद को बड़ा अपमानित महसूस कर रहा था। उसने रमा जी को दूर हटाते हुए गार्ड से कहा, कौन है ये बुढ़िया और यहाँ क्या कर रही है? सर, वो कब से आपका इंतजार कर रही है। आपके कारण उनका रो रो के बुरा हाल हो रहा है। ये सुनते ही राकेश चिल्लाते हुए बोला, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? ये मेरा ऑफिस है, कोई खैरात खाना नहीं जो कोई भी मुंह उठाए चला आएगा। मैंने क्या ये ऑफिस भिखारियों की सेवा करने के लिए खोल रखा है? कुछ पैसे देकर निकालो यहाँ से। पता नहीं कैसे बेशर्मों की तरह मुंह उठाए चले आते हैं। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रमा जी उसको एकटक निहारने लगी थी। उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। बेटा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे पिता अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा है जल्दी से जल्दी उनके लिए खून की व्यवस्था की जाए। कहते कहते रमा जी फूट फूट कर रोने लगी। राकेश हाथ पकड़कर उन्हें एक किनारे करते हुए बोला, आप क्या चाहती हैं? पापा की जान बचाने के लिए मैं बिस्तर पर आ जाऊं? जाइए यहाँ से। ना ही मेरे पास इतना वक्त है और ना ही मैं उस बुड्ढे को खून देने वाला हूँ। रमा जी अपने आंचल को आगे फैलाते हुए बोली, बेटा, इस वक्त मेरी मदद कर दो। मैं अपने खून का एक एक कतरा बहाकर तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगी। अगर तुम्हारा थोड़ा सा भी खून देने से तुम्हारे पिता की जान बच सकती है तो। आगे वो कुछ बोलती उससे पहले ही राकेश चिल्लाते हुए बोला, समझ में नहीं आता आपको? भिखारी की तरह पीछे ही पड़ गई हो। इतना कहकर उसने 100-100 के नोट रमा जी के मुंह पर फेंकते हुए कहा, ले बुढ़िया, इससे ज्यादा मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। इतना बोलकर राकेश रमा जी को धक्का देकर वहां से आगे निकल गया। रमा जी की हालत देखकर गार्ड की भी आंखें भर आईं। उसने सहारा देकर रमा जी को उठाया, उन्हें पानी पिलाकर पूछा, अम्मा, क्या ये सच में आपके बेटे हैं? तो रमा जी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, ये मेरा ही बेटा है, पर ना जाने भगवान हमें कौन से कर्मों की सजा दे रहा है। तो गार्ड ने रमा जी से सारी कहानी पूछी, जिसे सुनकर वो भी अंदर तक दहल गया। वो रमा जी का हाथ थाम कर बोला, अम्मा जी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बाबूजी को खून की जरूरत है ना, तो उसकी व्यवस्था हो जाएगी। इतने में राकेश अपनी मीटिंग में जाने के लिए बाहर निकला तो रमा जी को वहीं पर बैठा देखकर उसने गुस्से में उनका हाथ पकड़ा और ये सोचकर उन्हें वहां से ले जाने लगा कि इतनी मीटिंग के लोग आते हैं, इस बुढ़िया को यहाँ से रफा दफा करता हूँ, नहीं तो इसने उनके आगे अगर मुंह खोल दिया तो मेरी लाखों की डील कैंसिल हो जाएगी। कि तभी गार्ड ने आव देखा ना ताव और पीछे से एक जोरदार तमाचा राकेश की गाल पर जड़ दिया, जो कि उसका बॉस था। तमाचा इतना जोर का था कि अंदर का काम कर रहे सभी लोग ऑफिस से बाहर आ चुके थे और राकेश को देखे जा रहे थे। शर्म नहीं आती अपनी माँ के साथ ऐसा करते हुए? गार्ड ने क्रोधित होते हुए कहा। तो राकेश आग बबूला होते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने अपने बॉस पर हाथ उठाया? अभी की अभी मैं तुम्हें नौकरी से रफा दफा करता हूँ। अरे, ठोकर मारता हूँ आपकी नौकरी को। जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता वो भला किसी और का क्या होगा? कहते हुए उस गार्ड ने रमा जी का हाथ पकड़ा और बोला, चलिए माँ जी यहाँ से। तो रमा जी उसके साथ अस्पताल पहुँच गई। डॉक्टर ने उस गार्ड का खून मैच किया जो कि किस्मत से मिल गया था। ये देखकर रमा जी सामने खड़ी उस गार्ड को ढेरों आशीर्वाद दे रही थी। उनके लिए तो ये किसी फरिश्ते से कम नहीं था। खून चढ़ाने के बाद रमा जी उस गार्ड के कदमों में गिरकर रोने लगी। अरे माँ जी, अब क्या? इस गरीब को पाप का भागीदार बनाना चाहती हो? माँ के ये हाथ
बस बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए ही होने चाहिए। गार्ड ने रमा जी के दोनों हाथों को अपने सिर पर रखते हुए कहा। तो रमा जी बोली, बेटा तुमने मेरे कारण अपनी नौकरी भी छोड़ दी। ये थोड़े से पैसे हैं, रख लो, तुम्हारे बच्चों का कुछ भला हो जाएगा। अम्मा जी, नौकरी के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले आप यहाँ बैठिए। सुबह से आप बस रोए जा रही हैं, पता नहीं कब से कुछ नहीं खाया होगा। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। कहते हुए वो गार्ड वहां से बाहर निकल गया। रमा जी भरी आंखों से उसको जाते हुए निहार रही थी कि एक अनजान होकर भी उसने गोपाल जी की जान बचाई, और दूसरी तरफ उनके सगे बेटे ने उन्हें भिखारी कहकर उनकी ममता का इतना अपमान किया। क्या इसी दिन के लिए उन्होंने अपने बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया था? दिन रात एक करके गोपाल जी ने बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेजा था ताकि वो अपने सारे सपने पूरे कर सके। बेटा नौकरी में सेटल हो गया तो रमा जी बड़े प्यार से रजनी को अपने घर की बहू बना के लाई थी। पहले तो सब कुछ ठीक था, पर रजनी बड़े घर की बेटी थी, इसलिए हमेशा से ही अकेले रहना चाहती थी। सास ससुर अगर कोई काम उसे कह देते तो उसके तन बदन में आग लग जाती थी, और अगर राकेश से शिकायत करती तो वो भी यही कहता, अरे अच्छा बर्ताव रखोगी तभी तो बाद में इस सारी जायदाद की मालकिन बन पाओगी। इसलिए रजनी भी अपने अंदर की भावनाओं को दबाकर झूठी मुस्कान लिए अपने सास ससुर की बातें मान लेती थी। एक दिन गोपाल जी काफ़ी बीमार हो गए। उन्हें खून की उल्टियाँ होने लगी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहाँ उनके इलाज के लिए काफ़ी खर्च बताया गया। ऐसे में रमा जी राकेश से बोली, बेटा तेरे पापा ने सेविंग कर रखी है, पर वो अभी कैसे मिल पाएगी ये पता नहीं, और तेरे पापा बताने की हालत में भी नहीं है, इसलिए तू इंतज़ाम कर देना बेटा। तो राकेश ने कहा, माँ इतने पैसों का इंतज़ाम, और वो भी इतनी जल्दी? मैं एक मामूली सी नौकरी करता हूँ और फिर अभी मेरा ऑफिस भी बन रहा है, इतने पैसों का इंतज़ाम अचानक से कैसे कर पाऊँगा? रमा जी बोली, बेटा किसी दोस्त या अपने किसी रिश्तेदार से ही कर्ज ले ले, एक बार तेरे पापा ठीक हो जाएंगे तो फिर सारा कर्ज चुका देंगे। माँ मैं इसलिए पापा से कहता था कि अपने सारे हिसाब किताब मेरे हवाले कर दीजिए, पर शायद पापा को मुझ पर भरोसा ही नहीं था, राकेश ने कहा। तो रमा जी बोली, बेटा अब की बार तेरे पापा को ठीक हो जाने दो, सबसे पहले यही काम करवाऊंगी। वैसे भी अब हमारी उम्र भी हो गई है तो ना जाने कब क्या हो जाए। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ, अगर कहीं से मदद मिल पाई। तो ये कहकर राकेश वहाँ से चला गया, और थोड़ी देर के बाद ही राकेश फिर से रमा जी से आकर बोला, माँ पैसों का इंतज़ाम हो गया है और उसे 1 महीने के अंदर लौटाने होंगे, वरना मेरी बात की कोई इज्जत नहीं रह पाएगी। हाँ बेटा, एक बार तेरे पापा बस होश में आ जाए, फिर हम ये कर्ज पहले ही चुका देंगे, रमा जी ने कहा, और गोपाल जी के पास चली गई कि तभी रजनी राकेश को किनारे ले जाकर बोली, ये क्या जी, इतने पैसों का इंतजाम आपने कहाँ से किया? कहीं ये पैसे हमारे तो नहीं? अरे हाँ हाँ रजनी, ये हमारे ही पैसे हैं, पर कुछ बड़ा पाने के लिए ऐसी बड़ी बड़ी बातें फेंकनी पड़ती हैं, राकेश ने कहा। तो रजनी बोली, एक तो आपने हमारे पैसे दे दिए, ऊपर से सारी पहेलियां बुझा रही हैं, जरा समझाएंगे मुझे कि इन सब बातों का मतलब क्या है? अरे मेरी भोली भारी पत्नी, अब जब पापा के इलाज के लिए मैंने कर्जे का नाम लेकर इतना पैसा दिया है तो माँ भी उसे जल्दी ही चुकाएगी। ऊपर से पापा के सारे बही खाते मेरे नाम कर देगी, क्योंकि उन्हें आज के दिन का डर हमेशा ही रहेगा। हमें हमारे सारे पैसे भी वापस मिल जाएंगे और पापा की सारी जायदाद भी। फिर मैं अपने ऑफिस का मालिक जल्दी बन जाऊंगा। उसके बाद जब गोपाल जी कुछ दिनों में घर आ गए तो रमा जी ने अपनी सारी जायदाद राकेश के नाम करने को कहा कि हमारे बुढ़ापे का सहारा तो यही है ना, फिर जो हमारा है वो सब राकेश का ही तो है, उसे आज दे या कल क्या फ़र्क पड़ता है? और उसने कितना पैसा लगाया है आपकी बीमारी में? गोपाल जी ने भी सोचा, चलो सही तो कह रही है, कल मेरी जो हालत थी ऐसा दोबारा हुआ तो फिर कौन करेगा? ये सोचकर गोपाल जी ने अपनी सारी जायदाद राकेश के नाम कर दी। अगले दिन रमा जी रजनी को आवाज़ लगाते हुए बोली, बहू जरा अपने ससुर के लिए पतली खिचड़ी बना देना। 1 मिनट मम्मी जी, मैं एक पेन और एक पेपर लेकर आती हूँ, फिर आप मुझे बता दीजिएगा क्या क्या बनाना है, रजनी ने चिढ़ते हुए कहा। तो रमा जी बोली, ये क्या कह रही हो बहू, मैं कुछ समझी नहीं। माँ जी, आप लोगों की नज़रों में तो ये एक होटल ही तो है,
और मैं यहाँ की वेटर जो आप लोगों से ऑर्डर लेती रहूं और आप लोगों के सामने खाना हाजिर करती रहूं। तो कहिए, और क्या क्या ऑर्डर हैं आपके? फिर गुस्से से बोली, माँ जी, बीमार पापा जी हैं, आप तो नहीं ना? तो खुद क्यों नहीं बना लेती खिचड़ी? हर वक्त हर काम के लिए मुझे ही आवाज़ देना ज़रूरी है क्या? ये कहकर रजनी गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। तो रमा जी ने कहा, लगता है बेचारी पूरा दिन काम करके थक गई होगी, इसलिए नाराज हो गई है। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। अभी जैसे ही इसका गुस्सा ठंडा होगा ना, तो देखना ये मेरे पास आकर माफी मांगेगी, और फिर उसकी बात भी तो सही है, मैं भी तो बना सकती हूँ ना खिचड़ी। कहते हुए रमा जी रसोई घर में चली गई। अगले दिन रमा जी गोपाल जी से बोली, आज आपके लिए क्या बनाऊं जी? सोच रही हूँ अब आपकी पसंद का मैं ही रोज बना दिया करूंगी। बहू को सुबह से इतने सारे काम होते हैं, बार बार उसे क्यों परेशान करना। कहिए, क्या खाएंगे आज आप? रमा जी जो भी कहे, पर गोपाल जी तो सब समझ रहे थे। कल की इस फटकार के बाद ये दोबारा जलील नहीं होना चाहती थी, इसलिए अब खुद ही खाना बनाने को कह रही है। मन ही मन सोचते हुए गोपाल जी ने कहा, जो बना लोगी मैं वही खा लूंगा। तो रमा जी उठकर रसोई में चली गई। पर यह क्या, रसोई में तो ताला लगा हुआ था। आज तक कभी भी रसोई में ताला नहीं लगा, फिर आज ये सब क्यों? सोचते हुए रमा जी ने हैरानी से अपनी बहू रजनी को आवाज लगाई। तो रजनी बाहर निकल कर आई और गुर्राते हुए बोली, क्या हुआ मम्मी जी, इतना क्यों चिल्ला रही हो? बहू, रसोई में ताला आज तक तो कभी नहीं लगा, फिर आज क्यों? क्योंकि माँ जी, इस घर में दो भूखे जानवर रहने लगे हैं जिन्हें हर वक्त भूखी लगती रहती है। अब हमारे घर में कोई कुबेर का खजाना तो नहीं है ना, जो उनके हर वक्त के खाने का हम लोग बोझ उठा पाए, इसलिए मुझे ताला लगाना पड़ा। ये सुनकर रमा जी धीरे से बोली, बहू, तुम क्या हमें जानवर समझ रही हो? हाँ, अब आप इतनी भी भोली नहीं कि जो मेरी बातों को समझ ना पाए। तंग आ चुकी हूं मैं आप लोगों की भूख से। अब से आप दोनों के खाने पीने पर पूरी नजर होगी मेरी। मैं तय करूंगी आप दोनों को कब और कितना खाना मिलेगा। रजनी के ऐसा कहते ही रमा जी गुस्से से बोली, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम हमें जानवर कहो, ऊपर से हमारे खाने का हिसाब भी रखो। भूलो मत, ये मेरा घर है और इतना तो गरीब हम नहीं हैं कि खाना आधा पेट खाएं या नाप तौल कर खाएं। आने दो आज राकेश को, जब उसे पता चलेगा कि तुमने कैसा सुलूक किया है हमारे साथ, तब वही तुम्हें सबक सिखाएगा। हाँ, जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। अरे वो सब जानते थे कि आप लोग ऐसा ही करेंगे, इसीलिए तो सारी जायदाद उन्होंने पहले अपने नाम करवा ली। अब आप लोग हमारे आश्रित हैं। और मम्मी जी, अब इस घर में मुफ्त की रोटियां नहीं मिलेंगी आप दोनों को। पापा जी तो बीमार हैं, पर आप तो ठीक हैं, इसलिए पूरे घर का काम आप ही करेंगी, वरना हमें आप लोगों को बाहर निकालने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी। कहते हुए रजनी पैर पटकते हुए अंदर चली गई। तो रमा जी चुपचाप बिना खाने के अपने कमरे में आ गई। तो गोपाल जी बोले, देखा रमा, इसीलिए तो मैं अपनी जायदाद राकेश के नाम नहीं कर रहा था, पर इतना नीचे गिर जाएंगे ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। गोपाल जी ने अपनी कपकपाती आवाज में कहा। तो रमा जी बोली, नहीं जी, मुझे तो लगता है बहू झूठ बोल रही है, उसी ने बेटे का सर खाया होगा। मुझे अपनी परवरिश पर पूरा विश्वास है, एक बार आने दीजिए राकेश को, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रात को राकेश के आने के बाद रमा जी उससे बोली, बेटा देखना बहू क्या कह रही है, मुझे इसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं। तू बता दे इसे और अपने पापा को भी कि तू अपने माता पिता के साथ ऐसा कभी भी नहीं करेगा। बस कीजिए माँ जी, पता नहीं किस जमाने में जी रहे हैं आप लोग। आज के जमाने में न बाप बड़ा है और न भैया, सबसे बड़ा रुपया। और आपको क्या लगता था कि पूरी जिंदगी मैं और रजनी आप दोनों की चाकरी ही करते रहेंगे? रमा जी, जो अब तक आशा का एक दीपक लिए खड़ी थी कि उसका बेटा शायद राकेश रजनी को डांटेगा, उसके खिलाफ अपने माता पिता के साथ खड़ा होगा, पर राकेश के आते ही वो दीपक भी बुझ गया। बेटे की बात सुनकर उनकी आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बहने लगी। अब तो रजनी ने उन पर खुलकर जातिया करना शुरू कर दिया था। पहले तो उसने रसोई में ताला लगाया, फिर खाना भी 3 बार से 2 बार कर दिया, और फिर बासी खाना देने लगी। इसके कारण पहले से ही बीमार गोपाल जी धीरे धीरे और बीमार रहने लगे।
एक दिन रमा जी बड़ी कमजोरी महसूस कर रही थी। एक तो घर का सारा काम, ऊपर से खाना भी सही से नहीं मिलता था। कमजोर होना तो स्वाभाविक था। वो घर का सारा काम खत्म करके थोड़ा चारपाई पर लेटी थी कि उनकी आंखें लग गई कि तभी गोपाल जी कमरे से बाहर आकर रजनी से बोले, बहू, आज मुझे रात का खाना मत देना, उसके बदले अपनी सास को भरपेट खिला देना। बड़ी कमजोरी महसूस कर रही है वो। ठीक है, फिर आप तो कमजोरी महसूस नहीं करेंगे ना। आप दोनों तो ऐसे जताते हैं जैसे मैं आप दोनों को भूखा रखती हूँ। सारा दिन काम तो कुछ नहीं कर पाते, बस खाना ही चाहिए। उन दोनों को चिल्लाते हुए रजनी अंदर चली गई। थोड़ी देर के बाद जब रमा जी उठी तो उठते ही बोली, बड़ी देर हो गई मुझे सोते हुए, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? अरे भाग्यवान, तुम इतने आराम से सो रही थी कि मुझे उठाने का मन ही नहीं किया और मैं खाना खाने चला गया। अब तुम भी जाओ और जाकर खाना खा लो, गोपाल जी ने कहा। तो रमा जी बोली, अच्छा, आपने खाना खा लिया? चलो अच्छा है। क्या बनाया है बहू ने खाने में? मतलब फिर से बासी खाना तो नहीं दिया ना? अरे भाग्यवान, तुम बहुत सवाल करती हो। जाकर खा लो जो भी है, जिंदा ही तो रहना है। स्वाद तो हम कब का भूल चुके हैं। लेकिन जब जाकर अपना खाना देखा तो वो हैरान रह गई, क्योंकि उसे हर रोज रजनी 1 कटोरी दाल और 2 रोटियां ही देती थी, पर आज 2 कटोरी दाल और 4 रोटियां ही दी थी। ये देखकर रमा जी को समझ नहीं पाई और रजनी से पूछ बैठी, बहू, आज मेरी थाली में इतना ज्यादा खाना क्यों? अरे बुढ़िया, भूख नहीं लगी क्या? ज्यादा बातें ना करके जो मिला है वो चुपचाप खा ले, वरना ये भी नहीं मिलेगा, रजनी ने कहा। तो अपनी भूख के आगे रमा जी ने और कुछ नहीं पूछा और जल्दी जल्दी खाना खा लिया और फिर बर्तन वगैरह धोकर रात को सोने चली गई। वो आज के ज्यादा खाने की बात गोपाल जी को बताना चाह रही थी, पर जब वो कमरे में गई तो वो सो चुके थे। सुबह जब रमा जी की नींद खुली तो गोपाल जी अपने बिस्तर से नीचे पड़े हुए थे। उनके मुंह से काफी खून बह रहा था। रमा जी ने बेटे के आगे हाथ पैर जोड़कर उन्हें अस्पताल में भर्ती करने को कहा। बेटा उन्हें सरकारी अस्पताल में छोड़कर वापस आ गया। डॉक्टर ने तुरंत उन्हें खून की व्यवस्था करने को कहा। इसीलिए दौड़ते भागते रमा जी बेटे के ऑफिस पहुंच गई, जो बेटे ने उन्हें भिखारी कहकर वहां से निकाल दिया। इतने में, माँ जी कुछ खा लीजिए, उस गार्ड ने रमा जी की तरफ कुछ नाश्ता देते हुए कहा। लेकिन उससे पहले ही डॉक्टर बाहर आकर बोले, माफ करना, हम गोपाल जी को देर होने की वजह से बचा नहीं पाए। ये सुनकर रमा जी का निवाला मुंह में जाने से पहले ही नीचे जमीन पर छूट के गिर गया। और सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि रमा जी की आंखों में आंसू नहीं थे। इतने में रमा जी की बेटी मीना का फोन आ गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि बेटी को खबर करने का मौका ही नहीं मिला। 1 घंटे के अंदर उनकी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। रमा जी ने फोन उठाते हुए कहा, बेटा, तेरे पापा को शांति मिल गई। चलो अच्छा हुआ मेरे से पहले चले गए, वरना अकेले रहते तो मेरे जाने के बाद भी मैं चैन नहीं पाती। हेलो माँ, तुम ये क्या कह रही हो? पापा भी कल रात पता नहीं बहुत कुछ कह रहे थे और बार बार एक ही बात कहे जा रहे थे कि अपनी माँ का ध्यान रखना। क्या हुआ माँ? मीना ने फोन पर कहा, पर रमा जी निशब्द होकर निहाल सी बैठ गई थी। पता लगने पर रजनी अस्पताल आई तो देखा गोपाल जी स्वर्ग सिधार चुके थे और रमा जी मूर्त की तरह उनके पास बैठी हुई थी। वो गार्ड भी हैरानी से रमा जी को देखे जा रहा था। शाम तक गोपाल जी की क्रियाक्रम भी हो चुका था। उस गार्ड ने रमा जी को सहानुभूति दी और नम आंखों से शाम को अपने घर लौट गया। अगले दिन रजनी बोली, सुनिए जी, कल मीना आ रही है। पता नहीं वो क्या करेगी जब उसे ये सब कुछ पता चलेगा कि हमारे कारण बाबूजी की जान चली गई। तो राकेश ने कहा, और कौन बताएगा उसे ये सब? मूर्त बनी मेरी माँ। तुम चिंता मत करो, ये उसे कुछ नहीं बताएंगी। तुम क्यों इतना डर रही हो? क्या तुम मीना को नहीं जानती? अगर उसे इन सब के बारे में पहले पता होता तो वो कब की यहाँ आ धमकती। राकेश ने हंसते हुए कहा। तो रजनी बोली, अच्छा जी, मैं क्या कहती हूँ, आपके पापा तो चल ही बसे। अब इस पागल बुढ़िया को भी उनके पास भेजकर सारी समस्या ही खत्म कर देते हैं। फिर मीना या किसी और का कोई डर ही नहीं रहेगा। सबको हम ये कह देंगे कि पापा के गम में माँ भी चल बसी। हाँ, तुम सही कह रही हो। पति की सहमति पाते ही रजनी ने रमा जी के खाने में जहर मिलाया और अपनी सास को खिलाने आ गई। पर उसे पता नहीं था कि मीना कल आने का झूठा कहकर आज ही आ गई, ताकि वो अपने घर के पूरे हालात को अपनी आंखों से देख पाए। जब रजनी
रमा जी को खाने में जहर मिलाने की बात कर रही थी, तब मीना ने उन दोनों की सारी बातें सुनकर रिकॉर्ड कर ली थी। जैसे ही रजनी खाने में जहर मिलाकर रमा जी को खिलाने गई कि तभी पीछे से मीना ने खींचकर एक तमाचा रजनी की गाल पे जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाप की जान लेने की? ननद को वहां देखकर राकेश और रजनी की आंखें फटी रह गईं। क्यों भाभी, हैरान हो गई मुझे यहाँ देखकर? उस दिन पापा ने मुझे फोन पर सारी बातें बता दी थी। मैं आप लोगों को रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। आज जब आप लोग माँ को ठिकाने लगाने की बात करने में व्यस्त थे, मैं चुपके से घर में दाखिल हो गई थी। बस इस बात का अफसोस रहेगा कि माँ पापा ने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया, वरना शायद आज पापा जिंदा होते। इतने में पुलिस भी वहां आ चुकी थी। ले जाइए सर इन पापियों को। इन्होंने पहले धोखे से मेरी माँ पापा से उनकी सारी जायदाद ले ली, फिर पापा को भूखा रखकर मार डाला और अब मेरी माँ को जहर देकर मारने चले थे। ये खाना इस बात का सबूत है। पुलिस को देखकर उसके भाई भाभी डर के मारे थर थर कांपने लगे और रमा जी के कदमों में गिरकर माफी की गुहार लगाने लगे, लेकिन रमा जी कुछ नहीं बोली। तभी पुलिस दोनों को वहां से ले जाने लगी तो मीना ने कहा, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, पहले मेरे माँ बाप की हड़पी हुई सारी जायदाद मेरी माँ के नाम करने दीजिए। आइए वकील साहब, अंदर आइए। तभी वहां वकील भी आ गया तो पुलिस के डर से राकेश ने हड़पी हुई सारी जायदाद अपनी माँ के नाम कर दी। उनके जाते ही मीना अपनी माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ, आपने मुझे ये सारी बातें पहले क्यों नहीं बताई? मैं अपने पिता से भी नहीं मिल सकी। तो रमा जी बस एक ही बात कही जा रही थी, अच्छा हुआ बेटी, तेरे पिताजी मुझसे पहले चले गए, पर आज तूने उनके निस्वार्थ संतान को सबक सिखाकर बहुत अच्छा किया। रमा जी ने अपनी बेटी से कहा, मीना तुझे कोई एतराज तो नहीं? मैं अपनी आधी जायदाद उस गार्ड के नाम करना चाहती हूँ। मेरी वजह से उसकी नौकरी भी चली गई। उसने तेरे पिताजी को बचाने की बहुत कोशिश की थी। कहते कहते रमा जी की आंखें भर आईं तो मीना ने कहा, अरे माँ, मुझे क्यों तकलीफ होगी? मुझे तो खुशी मिलेगी कि उसने एक अनजान होते हुए भी मेरे पिता को खून दिया। इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? और आधी क्यों, आप अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दीजिए और आप मेरे साथ चलिए। तो अगले ही दिन रमा जी ने उस गार्ड को अपने घर बुलाया और उसके मना करने के बावजूद भी अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दी और अगले 2 दिन के बाद ही अपनी बेटी मीना के साथ वो विदेश जाने के लिए रवाना हो गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल कहानियों की फुलझड़ी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं फिर एक ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।